सिरसा शहर में हम लोग मौजूद है। प्रहलाद बारूखेड़ा हमारे साथ है, जो कि लगातार पिछले 10 दिन से इस मोर्चे को लीड कर रहे हैं, जो पक्का मोर्चा सिरसा में लग चुका है डीसी ऑफिस के बाहर। आंदोलन चलते हुए लंबा टाइम हो गया है। पिछले करीब 4 महीने से, जब से फसल ख़राब हुई है तब से लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सुनवाई नहीं की गई है। अब 10 दिन यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, अब भी कोई सुनवाई की उम्मीद नहीं लग रही है। बातचीत करेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही है, मोर्चे की क्या क्या प्रोसेस रही है और यहाँ पर आखिरकार बैठने की क्यों सोची। नमस्कार सर, आइए चलते चलते थोड़ा बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, एक तो कमिश्नर लेवल पे कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ था, उसका क्या नतीजा रहा था? जब ये फसल ख़राब हुई थी तो उसी समय हमने यहाँ डीसी ऑफिस के आगे भी प्रदर्शन किया था और उनको अवगत करवाया था कि ऐसे करके ये इलाके के अंदर गुलाबी सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप हो गया और सारी नरमे की फसल जो बर्बाद हो गया, और यहाँ ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमने फिर सभी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, जैसे फतेहाबाद में भी दिया, हिसार के अंदर भी है, और फिर एक बार कमिश्नर का सभी 5-6 डिस्ट्रिक्टों के इकट्ठे होके कमिश्नर जो है हिसार बैठते हैं, वहाँ पे एक दिन का प्रदर्शन किया था। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया हमें और कोई पॉजिटिव बात सरकार की तरफ से नहीं हुई। फिर यहाँ पे भी ज्ञापन हम दे के गए, उनको अल्टीमेटम दे के गए थे कि हमारा जो फसल ख़राब हुई है और पीछे का जो बकाया क्लेम है वो जल्दी जारी किया जाए। और उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से, तो फिर हमें मजबूरी में यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके और यहाँ मोर्चा लगाना पड़ा। जैसे कि हम लोग हिसार से देख रहे थे लगातार, आप लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे और उससे पहले भी गुलाबी सुंडी को लेकर के जो फसल बर्बाद हुई, बहुत आक्रोशित प्रदर्शन भी हुए थे, जिसमें थोड़ा बहुत शायद प्रेशर आया होगा, लेकिन वो जो प्रेशर दिखता है उस दौरान मौजूद प्रशासन पे ही दिखता है, यानी पुलिस वालों पे ही दिखता है, ऊपर से कोई मुआवजा नहीं आता है। अभी अगर बातचीत होती हो हिसार में, वहाँ पर जो किसान है किसी तरह का उसको लेकर के खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो उतना नॉलेज में नहीं आ रहा है, लोगों के नोटिस में नहीं आ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रदर्शन तो हिसार के अंदर भी हुआ है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है, और सिरसा जो है ये कॉटन का अगर बेल्ट देखें आप पूरे हरियाणा में, तो सबसे जो बड़ी कॉटन यहाँ बेल्ट जो है ये सिरसा है। सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ पे होती है और मार भी यहाँ पे पड़ती है। बाकी इधर जैसे जाएंगे आप राजस्थान के आसपास है तो वहाँ पे ज़्यादातर दूसरी फसलें हैं, जैसे बाजरा है और जो फसलें ज़्यादा होती है पानी की कमी की वजह से। यहाँ भी जो कॉटन सिरसा और ये जो बेल्ट है, इतना फतेहाबाद का बेल्ट जो ये इधर इस साइड पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगता है, इस लाइन के अंदर कॉटन का जो ज़्यादा बिजाई होती है, तो यहाँ पर ही कॉटन का खराबा जो है वो मेजर बड़ा हुआ है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग जो लड़ रहे हैं, और वहाँ जो इलाके के अंदर भी प्रदर्शन वगैरह लोगों ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं किए हैं, और अब भी वहाँ पे एक सोच रहे हैं कि पूरे हरियाणा की एक मीटिंग करके और पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ पे खराबा हुआ है वहाँ पे सब जगह के ऊपर प्रोटेस्ट किए भी जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मोर्चे भी लगाए जाएंगे जगह जगह। मैं जानना चाहूँगा, कितने गाँव के लोग इसमें आते हैं? सिरसा के एरिया की अगर बात करें तो कितने गांव के लोग आते हैं? सिरसा के अभी जो है हमारे पास 25-30 गांव की ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पे है, और दिन में जो है वो कभी किसी गांव से कभी किसी गांव से आ जाते हैं। तो अभी हमने एक जैसे दिल्ली मोर्चा लगा था, उसी तरीके से एक सिस्टम बनाया है रोजाना का रोटेशन, कि आज इतने गाँव के लोग आ जाएंगे, कल उतने गाँव के लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी समस्या वो एक दिन में हल नहीं होने वाली है। तो आंदोलन पीछे जो दिल्ली के अंदर चला, मोर्चा जो चला लगभग हमारा 13 महीने, तो उससे कुछ हमें तजर्बे भी हो गए, कुछ सीख भी लिया कि लंबा आंदोलन चलाना है तो आंदोलन जो है वो किस तरीके से आप लंबा चला सकते हैं। तो इस वजह से गांव के अंदर ड्यूटियां लगा के और हर रोज़ जो है लोगों की एक रोटेशन बना दिया है कि ये 4 दिन ये लोग रुकेंगे, अगले 4 दिन ये लोग रुकेंगे, अगले 4 दिन, ऐसे कर करके 4-4 दिन का 5-5 दिन का एक रोटेशन बना के चला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने एक तजुर्बा लिया है पिछले 1 साल भर चले आंदोलन से, क्या सरकार ने भी कोई तजुर्बा लिया है? क्योंकि असर देखे तो सरकार पे कुछ नहीं दिखता है। असल में ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार जो है, ये कॉरपोरेट जो घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है। अब भी आप देखोगे बजट जो जैसे किया, तो ये दावे तो कर रही थी सरकार की 2022 के अंदर हम किसानों की जो आय वो दुगनी कर देंगे, और अब बजट के अंदर जब एमएसपी खरीद के ऊपर जो बजट इन्होंने रखा है और ये कहते हैं कि हम बम्पर खरीद करेंगे एमएसपी की, और जबकि इन्होंने बजट के अंदर 2.37 लाख करोड़ रुपया रखा है, जो पिछली बार खरीद हुई उससे भी बजट कम रखा है, तो ये एमएसपी पे सारी फसल कहाँ से
खरीद लेंगे, जब बजट ही इन्होंने नहीं रखा है। लेकिन ये करते हैं कुछ है और व्यवहार में कुछ करते हैं, दावे कुछ करते हैं। तो ये जो सरकार असल में बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बनती हैं, वो जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए एक बड़ा बजट का हिस्सा दिया जाता है। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ से एक भारतमाला नाम से रोड निकलती है, अमृतसर से लेके वो गुजरात जा रही है। वो रोड किस लिए निकली है? वो आम लोगों के लिए नहीं है। वो रोड जो 3 रिफाइनरियाँ हैं बड़ी बड़ी, उन रिफाइनरियों को जोड़ती है। तो उनके लिए अरबों खरबों का प्रोजेक्ट तैयार कर दिया जाता है। उसके लिए स्पेशल लाइन जाएगी, उसके लिए रेलवे लाइन जाएगी, बिजली की लाइन जाएगी, बंद नहर उसके लिए जाएगी। तो बड़ा जो पैसा है वो बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन जो देश का जो टोटल बजट है उसका ज़्यादा जो हिस्सा है उनके लिए प्रयोग करते हैं। और किसानों, मजदूरों, बाकी जो कर्मचारी या सड़कों के ऊपर है, उनके लिए सिर्फ एक घोषणाएं होती है, एक जुमले छोड़े जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है सरकार। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम लगातार देख रहे हैं जेजेपी पार्टी जो है अलग अलग जगहों पे रैली कर रही है और अच्छी खासी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। उसमें गांव देहात के लोग भी हैं और शहर के लोग भी हैं। वो अलग बात है कि वो भाषण तो ये देते हैं कि कोरोना से बचाव करना है, दुकानें बंद कर देंगे, रात के टाइम कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और मंत्रियों पे हमारे देश में लागू भी नहीं होता है। क्या लग रहा है, जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं दोबारा से पार्टी की तरफ में, जेजेपी हो या बीजेपी हो, आने वाले टाइम में असर रहेगा किसान आंदोलन का उन लोगों के दिमाग में? देखिए, जेजेपी पार्टी तो जो एक बार उभरी थी और वो देवीलाल की चौथी पीढ़ी है जेजेपी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, और लोगों की एक उम्मीद थी कि शायद दुष्यंत चौटाला देवीलाल की तरह कुछ करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम किसान मसीहा के पोते हैं, हम ये करेंगे। 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का उन्होंने वादा किया था, घोषणा पत्र में भी लिखा था उन्होंने। और बीजेपी को वो गालियाँ दिया करते थे, पानी पी पी के वो गालियाँ दिया करते थे। उसके बाद में जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए तो लोगों का भरोसा तो उसी टाइम टूट गया था। उसके बाद जब ये आंदोलन चला था तब इनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ 6 अक्टूबर को कि आप जो कुर्सी छोड़ो या किसान को चुनो, और उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी, वो सत्ता के साथ रहे। तो आज इनकी हालत तो ये बन गई, अपने पिछले जो 1.5 साल तक जो आंदोलन चला तो पूरे हरियाणा के अंदर इन बीजेपी से ज़्यादा जेजेपी का विरोध हो रहा था। इनको लोग गाँव के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। आज भी ये जहाँ जाते हैं तो भी डरते डरते जाते हैं कि पता ना कहाँ विरोध हो जाए। तो इनका तो आगे आने वाले चुनाव के अंदर तो सुपड़ा साफ है। ये तो अभी एमएलए तो दूर की बात, डिप्टी सीएम तो दूर की बात, ये आने वाले समय के अंदर पंचायत मेंबर का भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ से भी जीत के नहीं आएंगे। ऐसी हालात इनकी होगी। रही बात ये कि लोग तो कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो इनके साथ रहे हैं, सालों से रहे हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है इनके साथ रह के, तो उन लोगों की मजबूरियां भी इनके साथ रहना। सत्ता में है तब तक वो है इनके साथ, जिस दिन ये सत्ता से बाहर जाएंगे वो लोग भी इनको छोड़ जाएंगे। एक लगातार न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि 7 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है करनाल में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या करनाल के किसान करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी ये मुद्दे हैं इसी मांग को लेकर। हाँ, इसी मांग को लेकर बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है। वहाँ भी फसलें खराब हुई है और जो करनाल के अंदर समझौते हुए थे, जो उनको किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला, जो शहीद हुए थे उनको, तो वो सारे मुद्दे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेके करनाल में हो रहा है और करनाल में होगा उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेगी तो ये धीरे धीरे करके आंदोलन जो पूरे हरियाणा के अंदर फैलेगा। एक चीज़ अगर मैं जानना चाहूँ कि लगातार जो है सरकार के जो एमएलए हैं सरकार के साथ ही खड़े रहते हैं, कभी भी किसानों के साथ या फिर आम जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं, और विपक्ष जो है अपना पूरा जोर आजमाइश दिखाता है कि हम लोगों के साथ है। उम्मीद क्या लग रही है? अब जैसे कि हम देखें, आवारा पशुओं से बचाव करने के लिए किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है, पानी लगाना पड़ता है, वो एक अलग समस्या है जो लगातार रहती है। नहरों का पानी वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा है, कम हो गया है। उसके बाद खाद के लिए फ़िलहाल यूरिया के लिए खड़ा होना पड़ा था, उसके पहले खाद के लिए लंबी लाइनें थी, मारामारी देखने को मिली थी, जिसमें बाद में जो है चोट भी कुछ किसान को ही लगती है, ऊपर से पुलिस वाले परेशान होते हैं। उम्मीद क्या लग रही है अगर सरकार बदलती है आने वाले टाइम में, जब भी इलेक्शन होंगे, तो ये जो एमएलए अभी किसानों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, जनता के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, इनसे कुछ उम्मीद है कि ये वही तरीका नहीं अपनाएंगे जो फिलहाल जेजेपी या बीजेपी अपना रही है? देखिए, उम्मीद तो जब ये देश को 75 साल हो गया आज़ाद हुए, और जब 75 साल हुए पहली बार सरकार बनी तो बड़ी लोगों को थोड़ा उम्मीदें थी कि अब अपना राज आ गया है, अपने लोग सत्ता में आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे। इन 75 सालों में जो आज सत्ता में है, जो सत्ता से बाहर है, सबको लोगों ने बदल के देख लिया है। यही लोग होते हैं, और पार्टियाँ बदल के जब से माहौल बनता है तो बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, जेजेपी के लोग उधर ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे उधर हो गए। ये आपने भी देखा कि इन्होंने जो टिकटें
सीटें दी थी वो कांग्रेस को, जहाँ टिकट नहीं मिली उन्होंने जेजेपी को दे दी। फिर वो जो बागी होते हैं एक दूसरे की जगह चल जाते हैं। ये भी अब पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह यानी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, वो बात की बात। लोग यही हैं, चेहरे वही हैं, नाम बदल के ये चुनाव में आ जाते हैं। तो अब किसान आंदोलन और किसानों को, देश की जनता को ये समझ आ गया कि हम चाहे वोट डाल के किसी को सत्ता में बिठा दें, जब तक हम सड़कों पे इनके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो हमारी मांगे कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। चुनाव में घोषणाएं जरूर करेंगे ये बड़ी बड़ी, जिस तरीके से अभी चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, कि बुजुर्गों का समान भत्ता दिया था, और उनकी चौथी पीढ़ी ने आके ये घोषणा की थी कि हम 5100 रुपये करेंगे। अब 5100 रुपये तो करना दूर की बात, जिनकी बनी उनकी काटनी शुरू कर दी इन्होंने। तो हाँ, इन्होंने काटनी शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं लगातार जो किसानों के सामने आती है, अभी जो खाद का मुद्दा जो आपने बात की, खाद की कमी नहीं है कोई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सरकार का, उसके पास आंकड़े होते हैं सारे कि कौन से ज़िले में कितनी बिजाई हुई है और कितनी खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब उनके पास पहले से आंकड़े हैं तो सरकार को पहले से खाद मंगवानी चाहिए। ये खाद आती है, लेकिन खाद के जो रैंक लगते हैं, जैसे क्रिफ्को का है, इफ्को का है, जो सरकारी खाद आती है, वो खाद सरकार के जो पॉइंट बने हुए हैं, जैसे सेवा केंद्र बने हुए हैं, हर गाँव के अंदर सोसाइटियाँ बनी हैं, उनके ऊपर जाने के बजाय वो प्राइवेट को दे देते हैं। खाद कहाँ से आई? सरकार ने खरीदी। लेके कौन आया? सरकार लेके आई। सरकार का पैसा खर्च हुआ, किराया सरकार का लगा, रेलगाड़ी में आई, और यहाँ आके प्राइवेट को हिलना ही नहीं पड़ता, वहाँ उनके सेंटर पे खाद पहुँचा देते हैं। वो फिर अपनी मर्जी से ब्लैक में खाद बेचते हैं, खाद की कमी दिखाकर, और कोई खाद की कमी नहीं है। अगर वही खाद सारी जो सेंटर बने हुए सरकार के, उन पे सीधी खाद पहुँच जाए तो किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और दूसरे ये अभी नहरों का पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, पानी की बहुत पानी है, धरती के ऊपर 70% पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था नहीं है सही तरीके से। और पानी जो है अभी कम जानबूझ के कटौती ये कर रहे हैं कि लोगों की आदत बन जाए कि पानी इतना ही है। आज बारिश भी होगी है, डैम के अंदर भी पानी है, उसके बावजूद नहर नहीं चलाई जा रही है। वो इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाएँ बन रही है, जो बड़े उद्योगिक घराने हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, उनके लिए पानी सीधा डैम से जाएगा, बंद नहरें जाएंगी। तो वो पानी कहाँ कौन सा होगा? वो जो लोगों के खेतों में पानी लगना, वही पानी वहाँ पे जाना है, और उस पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज वहाँ पे होनी है। तो वो पानी कम होगा, तो वो पहले से हमारी आदत बना रहे हैं कि अभी पानी 1 हफ्ता नहर चलती है तो भाई आगे भी 1 हफ्ता ही चलेगी, तो लोग माइंड सेट हो जाए। हिटलर वाली नीति है, सांस लेना भी ये समझ ले कि यही आज़ादी है। हाँ, यही आज़ादी है, बस और कुछ नहीं है। एक खबर आ रही है कि कुछ 2 या 3 इलाकों का मुआवजा जो है जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा आज के दिन। तो क्या है इस खबर के पीछे? ऐसा आया है कुछ नोटिफिकेशन? अभी इन्होंने जब ये आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुए, पीछे भी किया, तो उसमें सरकार ने मुआवजा देने का तो फैसला कर लिया कि हम जिनकी फसल खराब हुई है, जिनका बीमा नहीं है, उनको हम मुआवजा देंगे। लेकिन मुआवजे की राशि जो है ये बहुत कम दे रहे हैं। जो बहुत साल पहले जो दी जाती थी वही एक स्लैब रखी हुई है 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। हम कह रहे जब अब महंगाई बढ़ गई है, खर्चा ज़्यादा हो गया, लागत ज़्यादा हो गई है, तो मुआवजे की राशि भी सरकार को बढ़ानी चाहिए, लागत के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। और इन्होंने एक 5 एकड़ तक की शर्त रखी है। अब बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिनके पास 8-10 एकड़ भी है, तो भाई उनको क्यों ना दिया जाए? सब लोगों को मिलना चाहिए। जिसके पास 5 एकड़ तक की ज़मीन है उसी को मुआवजा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा? नहीं, इसमें इन्होंने ये कर दिया, जैसे आपके पास 8 एकड़ ज़मीन है तो आपको 5 तक का आपको मिलेगा, 3 एकड़ का आपको नहीं मिलेगा। और अगर 15 है तो 5 का ही मिलेगा, 10 का नहीं मिलेगा। 10 है तो 5 का ही मिलेगा। तो हम कह रहे हैं जिसकी फसल खराब हुई है। दूसरा ये जो बीमा का एक जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, अभी बीमा कंपनियां क्या करती है, जैसे किसानों से पैसा ले लिया, पहले इन्होंने शुरू किया था 380 रुपये से, फिर अगले साल बढ़ा दिया को 450, फिर 500, ऐसे करके अब की पिछली बार इन्होंने 1650 रुपया कर दिया। 1650 होने से अब किसान को इतना प्रीमियम भरना मुश्किल हो जाता है। और जब कंपनी को खराबा नहीं होता है, थोड़ा पैसा देना होता है, तो कंपनी उस टाइम पैसा दे देती है। लेकिन जब खराबा ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी पैसा देने से मना करती है। यहाँ 2020 के अंदर खराबा हुआ, बहुत बड़ा ज़्यादा संख्या के अंदर खराबा था, बहुत भारी नुकसान था, उसका मुआवजा कंपनी ने रोक दिया। और इसके लिए बीमा क्लेम का और जो सिस्टम है, कंपनियां जो बीमा करती है, तो सरकार कंपनी निर्धारित करती है कि कौन कौन सी कंपनियां बीमा करेगी। उसमें जो है कुछ राशि जो है वो राज्य सरकार देती है, कुछ राशि जो है वो केंद्र सरकार देती है, और कुछ किसानों से ली जाती है। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भारत सरकार ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई है, जिसमें जो सरकार के भी आदमी होते हैं, कंपनी के भी आदमी होते हैं, और जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। अब इन्होंने एक उसका सीधा रास्ता ढूंढ लिया कि ज़्यादा राशि होगी, एक एप्लीकेशन टेक्निकल कमेटी में लगा दो। अब 2 साल से एक एप्लीकेशन लगा के छोड़ दी, मुआवजा भी मिला नहीं है। अब उस टेक्निकल
टेक्निकल कमेटी का हम कह रहे हैं कि उसका टाइम बाउंड होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट है, कंपनी वहाँ चली गई है तो उसका 1 महीना टाइम रखो, 2 महीना रखो और 2 महीने के अंदर उसका फैसला कर दो। अब 2-2 साल तक फैसले नहीं आएंगे, आगे 4 साल फैसला नहीं आएगा, 5 साल फैसला नहीं आएगा। अगर 4-5 साल के बाद में भी अगर किसान को मुआवजा मिला तो किसान को फ़ायदा क्या हो, तो किसान का पैसा उसे मिला, किसान को क्या लाभ हुआ। तो इसका फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उसका फैसला होकर किसान को उसका बीमा मिल जाना चाहिए। अब बीमा क्लेम अब होगा, आज जो फसल खराब हुई है पीछे उसका, अभी आप 2-3 फसल और आ गई, उस तक आप बीमा नहीं दोगे तो फ़ायदा क्या हुआ। उसका फौरी तौर के ऊपर मिलना चाहिए उसको। और यहाँ पे जैसे कि 10 दिन से धरना चल रहा है लगातार, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पर अभी दिक्कतें तो हमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ आप देख रहे हैं, तो दिल्ली जब गए थे मोर्चा लगाया था तब शुरू में दिक्कतें आई, तो वहाँ रहने से एक तजर्बा हो गया था। और ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जैसे ही हमने कॉल दी तो लोगों ने वैसे ही तैयार करके और पूरा राशन पानी लेके यहाँ पे पहुँच गए। गांव से दूध आ जाता है। यहाँ गुरु ग्रह चिला साहब, जिनका दिल्ली आंदोलन के अंदर भी लगातार जो है वो 1.5 साल तक बहुत बड़ा योगदान रहा, और यहाँ भी दोनों टाइम वो लंगर भेज देते हैं। और खुद किसान भी है, अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर लंगर बना भी रहे हैं और अपना बढ़िया से चल रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया कि ये सरकार, हमें सबको पता चल गया, 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन में मानने वाली नहीं है। इसलिए हम यहाँ 1 महीने का राशन पानी लेके आए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और ले आएंगे राशन पानी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से जाएंगे नहीं। आपका कोई सवाल? एक सवाल था कि पूरे हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर, मजदूर, छात्र अलग अलग अपने स्तर पे लड़ रही हैं, किसान भी जगह जगह धरना लगा के लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी एक नई संस्कृति की, जैसे टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे लोग, सिंधु बॉर्डर पे बैठे, आप इस प्रकार बैठे हो, तो क्या उनको एक संदेश देना चाहोगे कि ऐसे एक तंबू में धरना लगाने से सरकार नहीं मानने वाली है या ऐसे कुछ मानेगी पूरे हरियाणा के लिए? बिल्कुल, ये यहाँ भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है वो बैठे हैं, और हमने उनको कहा भी था, हम उनकी समर्थन भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जब उन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया, हमने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी दी उनको, उनके साथ भी गए हैं, और उनको ये कहा भी हमने कि ये आप दिन में बैठना जो है 2 घंटे आके, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप परमानेंट यहाँ पे मोर्चे लगाइए और परमानेंट तंबू लगाइए। और पूरा आज तो जो आंगनवाड़ी वर्कर का है वो पूरे देश के अंदर शुरू हो गया, पहले तो हरियाणा में था, अब तो दूसरे राज्यों के अंदर भी आंदोलन शुरू हो गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उन सबको, जो उनकी लीडरशिप है, उनको भी कहना चाहते हैं कि आप परमानेंट जो है वो दफ्तरों के आगे जो धरने लगा दीजिए, ताकि सारे मिलके, उसमें किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं। संयुक्त मोर्चे ने आंगनवाड़ी वर्कर का जो हड़ताल चल रही है उनका समर्थन भी किया है और उनके साथ हैं।